तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम ओरिजिनल्स पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हेल्थ इश्यूज होने के कारण क्लासेस लाइव नहीं ले पा रहा हूँ और रिकॉर्डिंग्स भी प्रॉपर नहीं आ पा रही हैं। बस एक दो दिन का और है, उसके बाद आपकी लाइव क्लासेस पूरे तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल परसों से ही आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद। ठीक है, संसद पर आज हम बात करने वाले हैं। नॉर्मली जो हमारा लेक्चर चलता है वो 1 आवर अराउंड होता है, लेकिन पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कमेंट्स देखे तो वहाँ पे बच्चों ने बोला कि सर इसको शॉर्ट ही रखें तो ज़्यादा बेटर है, इसमें ज़्यादा सही लग रहा है। तो अब ये 30-35 मिनट्स की वीडियोस हम पोस्ट किया करेंगे, छोटे लेक्चर्स रहेंगे। पहला। दूसरा, जो मैंने ज्योग्राफी वाला पार्ट लिया था उसमें किसी एक बच्चे का डाउट था। ठीक है, वो मेरे से मिस्टेक हुई थी, तो फर्स्टली आई एम सॉरी फॉर दैट कि वहाँ पे मैंने इनिशियली बोल दिया था कि जो मालाबार कोस्ट है वो आपका ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ेगा। ठीक है, बाद में लेकिन जब मैं मैप एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने आपको पूरा बताया कि ये वेस्टर्न वाले पार्ट पे पड़ेगा, तो इसको करेक्ट कर लेना। जो मैंने इनिशियली ईस्टर्न बोल दिया तो ये ईस्टर्न नहीं है। मालाबार जो आपका है वो वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है ऊपर, जैसे जब आप गोवा के आसपास जाओगे महाराष्ट्र तो वहां पर पड़ता है आपका कोंकण, और जैसे ही कोंकण रेंज खत्म हो जाती है उसके बाद नीचे आती है मालाबार। ठीक है, तो नीचे आती है मालाबार। तो यहाँ पे ये हो गई आपकी वेस्ट में कोंकण और मालाबार। जबकि ईस्ट में हम बात करें तो उत्कल रेंज और कोरोमंडल कोस्ट पड़ेगा। मालाबार के पैरेलल जो ईस्टर्न साइड में आएगा वो रहेगा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो कोरोमंडल कोस्ट इट विल लाई ऑन ईस्टर्न पार्ट। तो ईस्ट में आएगा उत्कल और कोरोमंडल कोस्ट, तो यहाँ पे आएगा कोंकण और मालाबार रेंज। तो इसको आगे जो मैंने मैप वाला पार्ट जब आपको एक्सप्लेन किया था तो वहां पे तो मैंने ये चीज बताई थी, बट इनिशियली मैंने गलती से इसको ईस्टर्न बोल दिया, तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपका वेस्टर्न कोस्ट होगा। और भी कोई डाउट निकलते किसी और को भी तो आप जैसे उस बच्चे ने लिखा था ऐसे ही आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। तो आज हम डिस्कस करने वाले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखो, हमारे देश का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। ठीक है, वो 3 पार्ट आपके कौन कौन से हैं? तो पहला पार्ट है आपका, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एग्जीक्यूटिव, सेकंड आता है आपका जुडिशरी, और थर्ड आता है लेजिस्लेचर। इन सब के नाम आपने बार बार सुन रखे होंगे, किनका क्या मतलब है थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते। किसी भी देश को चलाने के लिए और अच्छे तरीके से चलाने के लिए इन तीनों ऑर्गन्स की हमें ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी भी देश को चलाते हो तो आप चाहते हो कि वो कानून के अकॉर्डिंग चले, लॉ के अकॉर्डिंग देश चलना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे मैनेज रहे ताकि दूसरों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। ऐसे खुले छोड़ देंगे तो फिर आपको तो कोई प्रॉब्लम है, आप दूसरे को जाके गोली मार दोगे, किसी से प्रॉब्लम है। अभी आप किसी से बदले की भावना से या इरिस्पेक्टिव ऑफ जेलसी या कुछ भी, आप किसी को गोली क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि आप लॉ से बंधे हुए हो। आप गोली मारोगे तो आपको भी कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। तो इस डर की वजह से लोग क्या है, लॉ का जो डर होता है अच्छे से रहते हैं। तो अब ये जो लॉज आएंगे कि कौन से कहाँ पे कितने बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे कैसे, तो इन लॉ को बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का। तो लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग। ठीक है, अब लेजिस्लेचर ने कानून तो बना दिया, सपोज जैसे हमने बोला अभी रिसेंट में देखे जैसे फार्म लॉज आए, तो लेजिस्लेचर ने कानून तो बना दिया। ठीक है, अब इन कानून को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने बोला कि मैंने आईपीसी बनाई, तो आईपीसी में 302 सेक्शन में कोई अगर मर्डर करेगा तो उसको फांसी दी जाएगी। ये तो मैंने लॉ बना के लिख दिया आईपीसी में। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो उसके लिए हम लेके आए सर एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके टेम्परेरी, दूसरे होते हैं परमानेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज टेम्परेरी एंड सेकंड वन इज परमानेंट। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो टेम्परेरी वाले आ जाएंगे आपके जो हमारे माननीय होते हैं, माननीय मतलब नेताजी लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे नेताजी। अब नेताजी में टेम्परेरी में कौन आएगा? तो सिंपली हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो मिनिस्टर्स
परमानेंट में कौन आ गए, तो सर हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो, तो इसमें आईएएस आईपीएस ये सारे हो जाएंगे, आईआरएस वगैरह। स्टेट लेवल पर यही एसडीएम डीवाईएसपी ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये परमानेंट, क्योंकि 60 साल की उम्र तक रहना है ना, तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। इनका सीधा रिटायरमेंट होता है, हर 5 साल में सरकारें चेंज नहीं होती हैं, लेकिन जो माननीय रहेंगे ये हर 5 साल में चेंज होंगे। सिस्टम क्या रहता है, जैसे सपोज मैंने बोला आईपीसी, आईपीसी किसका काम है, तो सर पुलिस का, ठीक है। अब ये हैंडल कैसे होगा, तो अब सबसे ऊपर बैठा होगा एक होम मिनिस्टर, ठीक है, जो कि आपका क्या है, नेता है, जो सर जो हमारे यहाँ की जनता है उसके द्वारा चुन के आया। होम मिनिस्टर के नीचे होगा एक होम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी। अब ये जो सेक्रेटरी है ये एक आईपीएस ऑफिसर होगा, या आईएएस भी हो सकता है, तो ये आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होगा। मोस्ट प्रोबेबली होम डिपार्टमेंट है तो पॉसिबिलिटी है आईपीएस ही होगा, तो ये होम सेक्रेटरी हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कमिश्नर हो गया, फिर एसपी हो गए, फिर टीआई हो गए, एसआई हो गए, तो ऐसे अलग अलग पूरी एक चेन बनी हुई है। तो जब भी लॉ बना, ये होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये इसको इम्प्लीमेंट करने के ऑर्डर्स निकालेगा, फिर ये अपने अपने जितने भी स्टेट के अंदर जो चीफ्स हैं उनको बताएगा, सेक्रेटरी जो रहेगा, आईपीएस अपने अपने जिले में बताएंगे, टीआई अपने अपने थाने में बताएंगे, एसआई अपनी अपनी चौकी में बताएंगे, और कांस्टेबल ग्राउंड लेवल पे करेगा। इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या हो गया, अब जब भी कोई मर्डर करेगा, ये जब भी कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेंगे तो उसमें लिखेंगे कि सर हमने इसको 302 में अरेस्ट किया है और हम इसमें इसको सजा दिलाना चाहते हैं। अब इन दोनों से कोई गलती हो रही है, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी से, लॉ सॉरी लेजिस्लेचर से, लॉ मेकिंग में या लॉ इम्प्लीमेंटिंग में, तो यहाँ पे फिर एंट्री होती है जुडिशरी की, ठीक है। तो जुडिशरी का काम क्या है, लोगों को न्याय देना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यायपालिका। आपकी लेजिस्लेचर हो गई विधायिका, और एग्जीक्यूटिव हो गई कार्यपालिका। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 ऑर्गन्स हैं जिनमें से आज हम पढ़ने वाले विधायिका के बारे में। अब हमारे देश में एक कंसेप्ट और है, वो कंसेप्ट क्या है, तो हमारे यहाँ पे जो पावर है वो है डिवाइडेड, ठीक है। पावर डिवाइडेड का मतलब क्या हो गया, कि हमने जो पूरा पावर है वो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सेंटर ने रखा हो, या पूरा पावर्स हमने स्टेट को दे दिया हो। हमने पावर को किया है डिवाइड। हमने बोला है कुछ पावर्स रहेंगे सेंटर के पास, कुछ रहेंगे स्टेट के पास, तो हमने दोनों चीजें यहाँ पे डिवाइड करके रखी हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे भी, क्योंकि लेजिस्लेचर के पावर डिवाइड हुए यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 7th शेड्यूल में। तो हमने बोला यूनियन लिस्ट पे जितने भी कानून बनेंगे वो बनाएगी भारत की संसद, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमने बोला स्टेट लिस्ट में जो कानून बनेंगे वो बनाएगी स्टेट की जो अलग अलग असेंबलीज हैं, ओवरऑल जिनको हम बोल रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर, वो इनको हम इन फ्यूचर वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो इस पे कानून बनाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्करेंट में दोनों कानून बना सकते हैं, और जो सब्जेक्ट्स इन लिस्ट में नहीं दिए हुए हैं, रेसिड्यूरी पावर हमने फिर से किसको दे दिया, पार्लियामेंट को। तो यूनियन लिस्ट और रेसिड्यूरी पावर या कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक्स पे कानून बनाने के लिए जो जगह होती है वो है हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं संसद। तो संसद हमारा लेजिस्लेटिव ऑर्गन है जिसका काम है कानून बनाना। पर हमारे यहाँ पे जो संसदीय मॉडल है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने अडॉप्ट किया है वेस्टमिंस्टर से। वेस्टमिंस्टर क्या है, तो जहाँ पे यूके की पार्लियामेंट लोकेटेड है, जैसे हमारे यहाँ पे राजपथ उस एरिया को बोला जाता है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है और इंडिया गेट के सामने वाला जो रोड होता है जिसको जनपद बोला जाता है, तो राजपथ और जनपद के बीच में हमारी पार्लियामेंट है। ऐसे ही यूके की पार्लियामेंट जिस जगह पे लोकेटेड है उसको बोला जाता है वेस्टमिंस्टर। तो वहां से हमने वो मॉडल उठाया कि एक आपका अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा, और प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होगा। तो यही मॉडल यूके में भी चलता है, बस वहां पे प्रेसिडेंट की जगह क्वीन आ जाती है। तो सेम मॉडल हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम का उठाया यूके से, इसीलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 से लेके 122 में लिखा हुआ है पार्लियामेंट के बारे में। पार्ट 5 इससे डील करता है। इन सब में है क्या, तो पार्लियामेंट कैसे बनेगी, क्या कितने मेंबर्स होंगे, कितने टाइम तक चलेगी, कौन कौन से ऑफिसर रहेंगे, प्रोसीजर क्या है, मेंबर्स के प्रिविलेजेस क्या है, मिनिस्टर्स के पास पावर्स क्या है, क्या प्रिविलेजेस हैं, स्पीकर वगैरह, ये सारी चीज़ें इन आर्टिकल्स में दी हुई हैं, ठीक है। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें
तो पार्लियामेंट जो हमारी इंडिया की है उसमें 3 ऑर्गन्स हैं। 3 ऑर्गन कौन कौन से, तो अभी हम आगे देख रहे हैं। रफली आप देखो तो लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, इन 3 चीजों को हम मिला दें तो इसको बोला जाता है पार्लियामेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस प्लस प्रेसिडेंट। अब अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, बाद में इसका इंडियन नेम लिया गया राज्यसभा। फिर आता है लोअर हाउस, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, इसका बाद में इंडियन नेम लिया गया लोकसभा। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं वो स्टेट के थ्रू एमएलए सिलेक्ट करके भेजते हैं, तो इसमें स्टेट असेंबलीज का रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया। यहाँ पे जो सांसद आते हैं इनकी डायरेक्टली वोटिंग होती है पब्लिक के द्वारा, इसीलिए इसको पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर है, इसीलिए इसको हाउस ऑफ पीपल बोला। कोई भी बिल आता है, कोई भी आपको कानून बनाना होता है, तो इन दोनों में से किसी एक हाउस में पेश करना होता है। सपोज जैसे हम कानून लेके आए लोकसभा में, अब जब वो कानून लोकसभा से पास हो जाएगा तो देन वो मूव करेगा राज्यसभा, फिर वो राज्यसभा से पास होगा, और राज्यसभा से पास होने के बाद जब तक उस पर प्रेसिडेंट महोदय सिग्नेचर या सील नहीं लगाते, अपनी असेंट प्रोवाइड नहीं बनते हैं, तब तक वो कानून नहीं पास माना जाता है या वो बिल एक्ट नहीं बनता है। तो प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद ही वो कानून बनता है, इसीलिए पार्लियामेंट तीनों पार्ट्स को इंक्लूड करेगा, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा और राज्यसभा जो नाम है ये 1954 में लिए गए, इसके पहले जो ब्रिटिशर्स नाम लेके आ रहे थे, ठीक है, वही चले, अपर हाउस, लोअर हाउस। ब्रिटिशर्स के टाइम पे यहाँ पे बोला जाता था इसको हाउस ऑफ स्टेट, और इसको बोला जाता था, या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते थे ये लोग, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, और हाउस ऑफ पीपल को ये लोग बोलते थे हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, अब इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्यों बोलते थे, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे जमींदार वगैरह हुआ करते थे और यहाँ पे आम आदमी थे, इसीलिए हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता था। लोकसभा, राज्यसभा हमारे इंडियन नेम है, जिसको हमने लेके आए 1954 में। प्रेसिडेंट की असेंट के बिना कोई भी कानून लॉ नहीं बन सकता है, इसीलिए पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल, जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। अब सर रिपब्लिकन का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब होता है आपका कि पहली चीज तो जिस भी पोस्ट जो है हेड ऑफ स्टेट की, वो आपका कोई मोनार्क नहीं होना चाहिए, हेड ऑफ स्टेट हमेशा इलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट अभी कौन है, रामनाथ कोविंद। इसके पहले कौन थे, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो अभी जैसे रामनाथ कोविंद ने, या प्रणब मुखर्जी हो गए, या प्रतिभा पाटिल हो गए, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ये सारे कैसे हैं, इलेक्शंस के थ्रू। ऐसा तो नहीं है कि कोई राजा महाराजाओं उनके बेटी बेटी यहाँ पे आके हो गए। तो हमने बोला हेड ऑफ स्टेट जो है वो हमेशा इलेक्टेड होना चाहिए, तो वो कंट्री रिपब्लिक कहलाएगी। तो इतना सही है, नहीं, इतना अकेला भी सही नहीं है। इसका रीजन ये है, जैसे मैंने बोला कोई एक राजा है, ठीक है, सपोज जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ अभी रिसेंट में, किसी का भी ले लूँ, जैसे मैं अशोक का एग्जाम्पल लूँ। ठीक है, तो बिंदुसार अशोक के फादर थे, बिंदुसार। अब बिंदुसार के 2 बेटे थे, सुशीम और अशोक, सुशीम और अशोक। अब मान के चलो वो इन दोनों के बीच में इलेक्शन करा दें कि सुशीम और अशोक में से कोई एक राजा बनेगा, तो इस केस में भी कोई राष्ट्रपति का बेटा या बेटी जो है उनके बीच में इलेक्शन हो जाए और फिर वो वहां पे इलेक्ट होके पहुंच जाए, तो क्या वो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी कहलाएगी? तो आंसर है नो, वो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसकी दूसरी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे किसी भी तरीके के प्रिविलेज नहीं होने चाहिए, हर किसी को इक्वल एक्सेस होना चाहिए, तब जाके कि मतलब वहां पे ऐसा नहीं है कि अशोक सुसीम तो चलो ठीक है चुनाव लड़ी रहे, इनके साथ कोई 2 लोग, कोई आम सा नागरिक लड़ना चाहे, कोई आम आदमी लड़ना चाहे, तो वो भी चुनाव लड़ सके, तब रिपब्लिकन डेमोक्रेसी कहलाएगी। तो हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस होना चाहिए और इक्वल एक्सेस टू पोस्ट होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती है तो उसको बोला जाता है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। और हमारे देश में ये तीनों कंडीशंस फॉलो होती हैं, कोई भी आके चुनाव लड़ सकता है, किसी भी तरीके के कोई प्रिविलेज वाली बात नहीं आती, सबको इक्वली एक्सेस है और प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू होता है, इसीलिए हमें रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। वेस्टमिंस्टर में क्या है, तो जो क्वीन रहती हैं वहां पे, ठीक है, जो वहां के मोनार्क रहेंगे हमेशा, वो बाय डिफॉल्ट हेड ऑफ स्टेट होंगे, जो कि हमारे देश में नहीं है। बात कर लेते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250,
जिसमें से 238 मेंबर्स आते हैं आपके इलेक्ट होके और 12 मेंबर्स आते हैं आपके नॉमिनेट होके। नॉमिनेट कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय इनको नॉमिनेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर स्टेट्स और यूटी दोनों जगह से सिलेक्ट किए जाते हैं। इसमें से अगर हम बात करें 245 में से, तो अब ये जो फिगर है आपका, ठीक है, अलग अलग बुक्स में या अभी पार्लियामेंट की साइड पे भी ये दिया हुआ है कि 229 मेंबर्स आते स्टेट से, 4 मेंबर्स आते यूटी से और 12 मेंबर्स सबके नॉमिनेटेड हैं। इसको याद बिल्कुल मत रखना। उसका रीजन ये है कि अब सर जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपका स्टेट नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर में से लद्दाख अलग हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब ये आपकी 2 यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं। तो यहाँ पे यूटीज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कम होगा। अभी सीट्स डिसाइड नहीं हुई हैं कि इनको कितनी मिलनी है, क्या होना है, ठीक है। तो ये फिगर चेंज होने वाला है क्योंकि अभी डिलिमिटेशन कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद इस फिगर में चेंजेस आएंगे। तो केवल इतना याद रखो कि 250 मैक्सिमम सीट्स है बस, इसके अलावा और 12 यहाँ से नॉमिनेट होते हैं, बस इतना याद रखो। ये वाला पार्ट नीचे याद नहीं रखना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो 4th शेड्यूल है वो डील करता है राज्यसभा में किस तरीके से सीट्स का एलोकेशन होगा। उससे सीट्स का एलोकेशन हमने किस बेसिस पे किया? तो हमने किया पॉपुलेशन के हिसाब से कि जितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको हमने अलग अलग स्टेट्स के बेसिस पे डिवाइड किया। जैसे हमने बोला कि 10 लाख पॉपुलेशन पे हम एक सीट देंगे, 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट होगी, ठीक है। तो अब 4 जिलों को मिला के अगर 10 लाख पॉपुलेशन हो रही है तो 4 जिलों में एक सीट होगी, ठीक है। और अगर 10 जिलों को मिला के अगर एक सीट हो रही है तो 10 जिलों में एक सीट होगी, पहला ये। अब यहाँ पे बात है राज्यसभा की, तो हमने राज्यसभा में बोला कि किस बेसिस पे जाते हैं, यहाँ पे राज्यसभा में जाते हैं स्टेट असेंबली से। तो स्टेट असेंबलीज में जितने ज़्यादा मेंबर रहेंगे, मतलब उसकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है, उस हिसाब से उसकी सीट उतनी ज़्यादा है। इस एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो यूपी में सबसे ज़्यादा सीट्स है। वहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो केवल 1-1, 2-2 राज्यसभा सीट्स है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन कम है। तो पहला तो हमने बोला पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स डिसाइड होंगी। दूसरा हमने बोला कि मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्ट होंगे जो स्टेट की अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज रहेंगी उनसे। जो यहाँ के एमएलए रहेंगे वही आपस में वोट करेंगे और वो मेंबर्स को पहुंचाएंगे राज्यसभा, ठीक है। इसके बाद जो वोटिंग होगी वो होगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए प्रोसेस को इन डेप्थ हम नहीं समझेंगे यहाँ पे। जब मेंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे तब इन पूरी प्रोसेस को समझाएंगे कि कैसे आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम वर्क करता है। अभी केवल इतना याद रखो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है और वोट होता है सिंगल ट्रांसफरेबल। हमारे यहाँ पे क्या है, जो पॉपुलेशन के बेसिस पे सिस्टम लिया गया, जबकि यूएस की बात करें तो यूएस में हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन। जैसे उनने बोल दिया कि एक स्टेट को 2 सीट्स मिलेंगी, तो अब चाहे उसकी पॉपुलेशन 10 लाख हो तो भी उसको 2 सीट मिलेंगी, और चाहे उसकी पॉपुलेशन 50,000 हो तो भी उसको 2 ही सीट मिलेंगी। तो हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं है। हमने स्टेट्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं की, हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे बात की। और इसको लेके स्टेट्स के बीच में झगड़े भी होते हैं। जैसे जिन स्टेट्स में मोस्टली अगर देखें साउथ इंडिया वाले, तो साउथ इंडियन स्टेट्स बोलते हैं कि हमने अपने यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, तो इसका हमें बेनिफिट मिलने की जगह लॉस हो रहा है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज अच्छे से चल रही है, हमें इसके इंसेंटिव मिलने चाहिए, बट उल्टा हो रहा है कि यहाँ पे नंबर्स कम होते जा रहे हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा में, हमें इसका लॉस मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि यूटीज और स्टेट से मेंबर्स कैसे आते हैं, तो यहाँ पे देखो यूटीज से जो मेंबर आते हैं उसमें केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से आते हैं, मतलब जिनमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो केवल इन 3 में अभी प्रेजेंट में असेंबलीज हैं, तो राज्यसभा में केवल इन 3 से ही आएंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स कहाँ से आते हैं, तो प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करेंगे जो कि किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हो। अब वो फील्ड कौन कौन सी है, जैसे आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया और सोशल सर्विस हो गया। तो इनमें से किसी भी एक फील्ड में यहाँ पे अगर वो एक्सपर्टीज रखते हो तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके राज्यसभा भेज सकता है, ठीक है। अब हमारे देश में जब किसी को भी रैंडम नॉमिनेट करना हो तो बोल देते हैं कि वो तो आर्ट है, ठीक है। जैसे फिल्म स्टार्स हो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई फिल्म बनाना एक आर्ट है, ठीक है, बुक लिखना एक आर्ट है,
क्रिकेट खेलना एक आर्ट है, हर चीज़ ही एक आर्ट है, तो इसीलिए आप रैंडमली किसी को भी नॉमिनेट करके भेज सकते हो आर्ट के बेसिस पे, ठीक है। यूएस में कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स का कंसेप्ट नहीं है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिनमें से 530 आते हैं आपके स्टेट से अलग अलग और 20 सीट आती है आपकी यूटी से। ये फिगर फिर से चेंज हो गया है, तो इसको याद बिल्कुल भी मत रखना, ठीक है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा और यहाँ पे लद्दाख वाला पार्ट अब यूटी में आ गया, तो यूटीज की सीटें बढ़ेंगी और स्टेट वाली कम होंगी। इसके बाद 2 मेंबर्स पहले नॉमिनेट होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जिसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया। ये लोकसभा में नॉमिनेट होते थे, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके बोल दिया कि अब ये नॉमिनेशन नहीं होगा। तो अब ये 2 मेंबर्स भी अभी इन्होंने बताया नहीं कि इनको स्टेट में एडजस्ट करेंगे या क्या करेंगे, तो इसीलिए अभी ये रिप्रेजेंटेशन याद मत रखना कि कितने कहाँ से। ये मैंने चीज़ें इसीलिए बता दी क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो कन्फ्यूज़न होगा अभी, ठीक है। अगर एग्जाम होने के पहले पहले डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ जाती है देन मैं किसी एक दिन करंट अफेयर में उसको इंक्लूड करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप करके चलना। तो ये याद रखना कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पे जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट्स होते थे इसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकसभा के कंपोजिशन के, तो डायरेक्टली चुनाव होता है, लोगों के बीच में जाते हैं, मोदी जी बढ़िया भाषण देते हैं, लोग मोदी जी के फेवर में वोट डालते हैं या उनके अगेंस्ट में वोट डालते हैं। ये वोट कैसे होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, मतलब कि पूरे देश के जितने भी लोग हैं जो एडल्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं वो सारे वोट डालेंगे। फ्रेंचाइज मतलब होता है वोट डालना। एडल्ट हमारे यहाँ पे 18 साल से ऊपर वालों को एडल्ट बोला जाता है, तो यूनिवर्सल मतलब सर्व लोग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, क्रीड, कोई भी चीज़ नहीं देखी जाएगी, सबको वोट डालने का अधिकार है जो भी एडल्ट है। पहले हमारे यहाँ पे एज थी 21 वोटिंग की, लेकिन फिर हमने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके इसको रिड्यूस करके कर दिया 18 साल। यूटीज की रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो यूटीज में भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्टली वो वहां पे चुनाव करा सकते हैं। इनिशियली यूटीज में चुनाव की बात नहीं हुई थी, लेकिन बाद में पार्लियामेंट ने यहाँ पे एक एक्ट लाया, यूटीज एक्ट 1965, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल। तो उसमें बोल दिया गया कि अब यूनियन टेरिटरीज में भी डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, वहां से भी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन होगा। 2 एंग्लो इंडियंस लाए गए, इनको बोला गया कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके भेजेगा लोकसभा में, ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी टाइम पे इसको लिख दिया कि 1960 के बाद इसका रिव्यू होगा, बाद में देखा जाएगा इसको रखना है कि नहीं। लेकिन 1961 के अराउंड आप देखो गोवा लिबरेट हुआ था ये सब, तो उस टाइम पे बहुत सारे अंग्रेज थे देशों में, तो इसीलिए इसको बढ़ा दिया गया। इसमें बोला गया कि 2000 इसको हम आगे बढ़ाते हैं 2008 तक, ठीक है, सॉरी 2009 तक इसको बढ़ाया गया। बाद में 2009 में 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके इसको 2020 तक बढ़ा दिया गया। और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो अब सरकार ने देखा कि भाई अब उतने ज़्यादा अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे अंग्रेज जो भारत में सेटल हो गए, ठीक है, उनको बोला जाता है एंग्लो इंडियंस, तो अब इनके रिप्रेजेंटेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली 2019 में हमने इस प्रोविजन को ख़त्म कर दिया। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे, जैसे वहां हो रहा था सेम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। जैसे हमने बोला यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो इसीलिए यूपी में 403 सीटें हैं, वहीं पे एमपी की पॉपुलेशन कम है तो इसीलिए एमपी में 230 के अराउंड सीटें हैं, ठीक है। तो एमपी की पॉपुलेशन कम है। अब वहीं पे आप देखो गोवा जैसी जो आपके स्टेट है उसकी पॉपुलेशन और भी कम है तो केवल 40 सीटें हैं, ठीक है। दिल्ली कितना छोटा सा है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो 70 सीटें हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होती पॉपुलेशन के बेसिस पे। पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड कैसे किया, तो जैसे हमने बोला पूरे देश की पॉपुलेशन 125 करोड़, ठीक है। अब 125 करोड़ में पूरे देश में हमने बोला कि जितने स्टेट्स हैं उसके बेसिस पे कि हर 125 पे जैसे हमने बोला कि 1 करोड़ पे 1 सीट होनी चाहिए, तो इस हिसाब से हमारे पार्लियामेंट में कितनी सीट हो गई, 125 सीट। तो ऐसे पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि रफली कितने पे एक पॉपुलेशन, सॉरी रफली कितनी पॉपुलेशन पे एक सीट होगी, ठीक है। ये काम हमने क्यों किया, ताकि जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ठीक है, और स्टेट के अंदर भी एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसके लिए हमने ये किया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, इनिशियली जब हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट लाया गया
तो हमने सबसे पहले क्या बोला, जो हमारा जैसे हमने 1951 में जो सेंसस की थी उसके डेटा के अकॉर्डिंग हमने बोला कि ये इस तरीके की सीट्स का डिवीजन रहेगा कि आपकी राज्यसभा में 250 सीट्स रहेंगी और लोकसभा में 552 रहेंगी। ये हमने बोल दिया 1951 में, उस टाइम पे जब संविधान बना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया कि हर 10 साल में, ठीक है, हर 10 साल में जब भी सेंसस आएगी तो हम पॉपुलेशन के बेसिस पे इस फिगर को कम बढ़ करते रहेंगे। लेकिन भारत में महारत हासिल है, लोग बहुत एक्सपर्ट है, पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, कम हो ही नहीं रही है, तो ऐसे सीट्स तो हम बढ़ाते नहीं जाएंगे। तो फाइनली सरकारों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन कम होने का इंतजार करेंगे। तो डीलिमिटेशन एक्ट लाए गए, डीलिमिटेशन कमीशंस बने 1952 में, 62 में, 1972 में और 2002 में भी बने। ठीक है, अलग अलग कमीशंस बने, लेकिन इन सारे कमीशंस ने क्या किया, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो पहले हमने बोला कि 42nd अमेंडमेंट से हमने इसको 1971 के पहले का जितना भी डेटा था तो हमने 2000 तक इसको पॉज कर दिया। हमने बोला कि 2000 तक कोई डीलिमिटेशन होगा ही नहीं, जो नंबर चल रहा है कि 552 आपकी सीट्स हैं वही रहेंगी और 250 आपकी लोकसभा में रहेंगी। ठीक है, यही नंबर रहेगा, ये हमने 42nd अमेंडमेंट में बोल दिया। और उस टाइम पे हमने सेंसस कौन सा लिया, 1971, इसको बेस बनाया। फिर 2001 में हमने फिर से देखा कि 2000 तक बैन लगा, फिर 2001 का सेंसस का डेटा आया, फिर से इसको चेंज करने की बात उठी। तो फिर सरकारों ने देखा कि भाई पॉपुलेशन तो फिर बढ़ रही है, तो फिर हमने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के जो ये रिव्यू प्रोसेस थी हमने इसको फिर 25 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। हमने बोला कि अब 26 साल तक इसमें कोई चेंजेस, 25 साल तक कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 2026 तक। तो अब फाइनली 2026 में एक्सपेक्टेशन है कि एक नया डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा। ठीक है, जो क्या करेगा कि जो 2021 की आपकी सेंसस होगी अब उसके बेसिस पे पॉपुलेशन को, जो सीट्स है उनका रीअरेंजमेंट करेगा। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था इसमें सेंसस का डेटा लिया गया था 1971 का, 84th अमेंडमेंट में लिया गया था 91 का डेटा और फिर 87th जो अमेंडमेंट हुआ इसमें लिया गया 2001 का डेटा। ठीक है, तो इनको बेस बना के ये अमेंडमेंट्स किए गए। इलेक्शन कैसे होता है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे। और हमने बोला कि ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें SC STs के लिए हम क्या कर देंगे, सीट्स रिजर्व करेंगे। जब संविधान बना तभी बोला गया, लेकिन हमने बोला कि ये जो रिजर्वेशन है ये केवल 10 साल तक रहेगा। उसके बाद अगर ज़रूरत लगती है तो सरकारें रिव्यू करके इसको आगे बढ़ा सकती हैं और फाइनली फिर बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते इसको कभी बंद नहीं किया गया। हर 10 साल में बिना रिव्यू किए ही इसको बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सटेंड होता जा रहा है। ठीक है, तो हर 10 साल में इसको बढ़ा दिया जाता है। फिर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अभी जो 2019 में हुआ उसने इसको फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया 2029 तक के लिए। ठीक है, तो अब 2029 में फिर से देखेंगे इसमें क्या चेंजेस होने क्या नहीं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि रिव्यू करने वाली बात जो थी वो नहीं किया जा रहा है। जैसे आप देखो SC ST जो सीट्स रिजर्व होती हैं, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स है कि वहाँ पे डमी कैंडिडेट्स होते हैं। डमी कैंडिडेट्स मतलब कि कोई बाहुबली ने अपने किसी घर पे काम करने वाला होगा या कोई वहाँ पे उसके खेतों को देखता होगा, उसको बस चुनाव लड़ा दिया कि कहने को वो सांसद और विधायक है लेकिन बैक एंड पे उसके बदले काम कोई और मैनेज कर रहा है। तो इन चीज़ों का रिव्यू, जैसे हम रिजर्वेशन सिस्टम की बात करते हैं कि रिजर्वेशन में भी जो SC ST का क्रीम लेयर है वही इसका बेनिफिट उठा रहा है, सेम यहाँ पे इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो रहा है। तो इसमें रिव्यू अच्छे तरीके से नहीं किया गया, बस इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। एक सीट से एट अ टाइम केवल एक ही मेंबर इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक मेंबर जो है वो मल्टीपल सीट से इलेक्शन लड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मोदी जी ने बड़ोदरा और आपका बनारस दोनों सीट से इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, और दोनों वो जीत गए, बाद में उनने गुजरात वाली सीट छोड़ दी, बनारस से कंटिन्यूस किया। तो एक मेंबर मल्टीपल सीट से लड़ सकता है लेकिन एक सीट पे विनर एक ही होगा। विनर कौन होगा, तो जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट मिलेंगे। सपोज टोटल 100 वोट है तो किसी को 51 मिल गए तो भी वो जीत जाएगा। टोटल वोट अगर 60 पड़े, किसी को 31 मिले किसी को 29, तो ये 31 वाला जीत जाएगा। 100 में से 99 लोग वोट करने नहीं गए, केवल एक को वोट मिला तो भी ये जीत जाएगा। ठीक है,
पहली कंडीशन ये। दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्शन लड़ने के लिए किसी एक पर्सन ने फॉर्म भरा, बाकी कोई लड़ने ही नहीं गया, तो इसको निर्विरोध माना जाएगा कि मतलब बिना किसी आप बोल सकते हो कंपटीशन के ये जीत गया बिना वोट डाले, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जिसको भी मैक्सिमम वोट मिलेंगे, अब जो भी वोट पड़े, अगर एक वोट पड़ा है और वो एक जिसको भी मिल गया वही जीत जाएगा। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन प्रपोर्शन की कोई बात नहीं रहेगी लोकसभा के केस में, ठीक है। जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे देखा जाता है किसको कितने प्रोपोर्शन में वोट मिला है, उस हिसाब से। जैसा मैंने बताया कि इन चीज़ों को इन फ्यूचर जब भी हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तब हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था जिसमें इनिशियली हमने बेसिक्स समझे पार्लियामेंट के बारे में। अब आगे हम धीरे धीरे जो इसके अपकमिंग 3-4 लेक्चर्स में ये ख़त्म होगा, तो इसमें लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन, मेंबर्स कितन का जो एमएलएज हैं उनका वोटिंग कैसे होती है, क्या क्वालिफिकेशंस है, राज्यसभा की क्या क्वालिफिकेशंस है, ये सब धीरे धीरे करके अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। और बाकी जो कुछ चीज़ें जैसे जो अलग अलग मोशंस हो गए, रेजोल्यूशन हो गए, उनकी शॉर्ट वीडियोस डालते रहूँगा 1-1 मिनट की, ठीक है। तो वहाँ से वो सारी कवर अप हो जाएंगी आपकी। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था जिसमें आज हमने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बेसिक्स समझे। किसी भी तरीके का डाउट होता है, क्वेरी होती है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को लाइक करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करो, अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।